दिल्ली में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत हो गई है और पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम लॉन्च की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, आज का ये आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला महिला विश्व कप है। मैं हमारी महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। उधर पीएम मोदी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिल भी सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम से मिल सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की रात 8:30 बजे महिला क्रिकेट टीम से मिल सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दरअसल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है वर्ल्ड कप और भारत ने पहली बार ये महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता है। और अब ऐसे मौके पर न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बधाई दी, जो महिला क्रिकेटर है उनको बधाई दी गई, इसके अलावा खबर यह भी मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनका हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम से पीएम नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं। 25 साल बाद महिला क्रिकेटर चैंपियन बनी है वर्ल्ड कप में। कल बहुत शानदार जीत भारत के नाम रही और अब ऐसे में पूरा देश जो है वो महिला क्रिकेटर्स को बधाई दे रहा है, टीम इंडिया को बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी भी महिला क्रिकेटर्स से मिल सकते हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 8:30 बजे ये मुलाकात हो सकती है और हो सकता है कि पीएम आवास पर ही उनसे मुलाकात हो। और इस बीच आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जनसभा चल रही है, सुनते हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर जनसभा में, क्योंकि 6 नवंबर को पहला चरण और मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को यहां जागरूक किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के रंगारेड्डी हादसे पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की जाएगी। संकटग्रस्त परिवारों के लिए तुरंत राहत का ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की रंगारेड्डी हादसा हुआ था। इस हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जो घायल हैं उनके परिवार को 50 हजार की आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा खबर मिल रही है कि संकटग्रस्त परिवारों के लिए भी राहत का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दिल्ली से ये खबर। तेलंगाना में जो रंगारेड्डी हादसा हुआ, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मरने वाले परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग घायल हैं उनको 50 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की तेलंगाना से मिल रही है, जहां रंगारेड्डी हादसा, सड़क हादसा हुआ था
और अब इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है। और मुजफ्फरपुर में सीएम योगी की जनसभा हो रही है, सुनते हैं। थी कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था, और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं नहीं सड़क मत बनाओ, सड़क बनेगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाएगी। यही तो बोला जाता था ना बिहार के पास। लेकिन बहनों और भाइयों, जो बिहार के अंदर उस समय था, जातीय हिंसा, रोड चोरी, तालाब चोरी, पुल चोरी, बूथ चोरी, ये आरजेडी का मॉडल था बिहार का। आरजेडी यही करती थी। ये लोग बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल पैदा किए थे? खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया, और वही फिर से लोग दोहराना चाहते हैं। आज जब बिहार अपने गौरव की पुनर्स्थापना के लिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार जब अपनी पहचान को फिर से स्वर्णिम बिहार के रूप में बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं है आज बिहार में? कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी, 4 लेन, 2 लेन, सिंगल लेन की सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। मुझे याद है
2020 के पहले एक बार मैं गोरखपुर से दरभंगा की तरफ जा रहा था, 12-14 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज मैं लखनऊ से चला हूं, मात्र 45 मिनट में मैं दरभंगा पहुंच गया। एयर कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग की सुविधा, हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या तक और प्रयागराज तक जल मार्ग की सुविधा भी बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को, यहां के मखाना को दुनिया के मार्केट तक पहुंचाया जा सके, सस्ते में पहुंचाया जा सके और मुनाफा यहां का व्यापारी और यहां का किसान कमा सके। मखाना बोर्ड का निर्माण करने के साथ ही जल मार्ग की सुविधा, कार्गो की सुविधा, ड्राई पोर्ट की सुविधा और बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, इसके लिए तो हमारे परिवहन मंत्री वे बिहार के ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मंत्री बिहार उत्तर प्रदेश में है, रहने वाले बिहार के हैं और इसीलिए कैंप कर रहे हैं कि बिहार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश से भी योगदान देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज बिहार के पास आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। आज बिहार में विकास का वह सब कार्य हो रहा है जो बिहार के नौजवानों के सामने एक नई पहचान उन्हें प्रदान कर रहा है। अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, व्यापारी को व्यापारी सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, उद्यमी को निवेश की गारंटी मिल रही है और बिहार आज बेहतर और स्वर्णिम बिहार की मौर्य काल की याद को फिर से स्मरण कराते हुए अपने उस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है जिस बिहार ने कवि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार ने महावीर जैन को जन्म दिया था, जिस बिहार में महाराज कामेश्वर सिंह जैसे राजाओं ने शासन व्यवस्था को शिक्षा के साथ, संगीत के साथ, संस्कृति के साथ, कला और अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम किया था। ये वही धरती है जहां पर मिथिला और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। ये वही बिहार को उसकी पहचान दिलाने का काम हो रहा है जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था। आज बहनों और भाइयों, 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये मंदिर का निर्माण क्या लालू एंड कंपनी करती क्या? क्या ये लोग करते क्या? क्या आरजेडी करती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। विरासत का भी सम्मान और विकास भी और सुरक्षा भी और समृद्धि भी, यानी विकास और विरासत भी, समृद्धि और सुरक्षा भी, ये केवल एनडीए दे सकता है। देश के अंदर मोदी जी, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वर्णिम बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों की बात सुनी होगी ना, सुना है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन गांधी जी ने उनको सिखाया था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन का जो महागठबंधन बना है,
अपनी ठगी के महाजाल को फैलाने के लिए इनके 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में पूरे बिहार को फिर से पहचान के संकट के दौर से गुजारने का काम कर रहे हैं। एक सच बोल नहीं सकता, एक सच सुन नहीं सकता और एक सच देख नहीं सकता। यानी इन लोगों की एक परंपरा बन गई है, कैसे भारत को अपमानित किया जाए, कैसे भारत की पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? देखो, बीजेपी का मतलब, एनडीए का मतलब जहां पे विरासत की भी पहचान हो, मां जानकी का मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, भगवान महावीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, विद्यापति की धरती को फिर से एक नई पहचान दिलाई जाएगी, महाराज कामेश्वर सिंह की परंपरा को फिर से उन्नत किया जाएगा और शारदा सिन्हा की मिथिला और भोजपुरी की संस्कृति को फिर से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम प्रारंभ हुआ है उसको भी सम्मान दिलाया जाएगा। माखाना बोर्ड बना करके उद्यमी को, व्यापारी को सम्मान करवाया जाएगा, अनेक युवाओं को कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आज बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, किसान को सम्मान है, सुरक्षा भी है। आज उद्यमी बिहार के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक है, आना चाहता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहता है। लेकिन इसके लिए बिहार के नौजवानों को फिर से अंगड़ाई लेनी होगी। बड़ा प्रतिभाशाली है हमारा बिहार का नौजवान, जहां जाता है अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है, अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं गया, प्रशासन में, पुलिस में, व्यवस्था के किसी को टेक्नोक्रेट के रूप में, किसी भी अन्य रूप में अपनी पहचान से पूरे क्षेत्र को, हर नागरिक को अभिभूत करता है। और बहनों और भाइयों, ये आरजेडी, ये कांग्रेस, इनके जितने सहयोगी हैं, ये तो बिहार के विकास के ग्रहण हैं, ग्रहण। इनको आने नहीं देना है, हरगिज आने नहीं देना है। ये लोग जाति के नाम पर फिर से लड़ाएंगे, माफियाज को यहां पे प्रश्रय देंगे, उन्हें अपना शागिर्द बनाएंगे। लेकिन हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यह कार्य केवल एनडीए कर सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में रंजन कुमार को
भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बोलिए, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके रंजन कुमार को विजयी बनाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आज से लेकर के 6 नवंबर तक घर घर जाकर के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए आप लेकर के जाएंगे और कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने में योगदान देंगे। देंगे ना? सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर में जनता को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इसके अलावा विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले पहचान का संकट था और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो सीएम योगी ने आज मुजफ्फरपुर में जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। और आगे बढ़ेंगे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे सीएम योगी। निरीक्षण करने 15 नवंबर को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को परखेंगे सीएम योगी और एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। उद्घाटन की तारीख का जल्द ऐलान हो सकता है। ये इस वक्त अहम खबर आपको बता रही है कि निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी जो है वो 15 नवंबर को जाएंगे। एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है उसको जांचेंगे, परखेंगे कितना काम हुआ है। तो जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको लेकर खबर इस वक्त मिल रही है कि पहले चरण का जो काम पूरा हो चुका है उसका जायजा सीएम योगी लेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका काम लगभग हो चुका है, लेकिन किस तरह से ये एयरपोर्ट बनाया गया है निरीक्षण करने के लिए 15 नवंबर को सीएम योगी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में उद्घाटन की तारीख जल्द सामने आ सकती है। सोनीपत के गांव गढ़ी सराय से एक दिल दहला देने वाली हत्याकांड सामने आया है, जहां युवक का शव खून से लथपथ उसके घर में मिला है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगा है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पीजीआई भेजा है। महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बीती रात दोनों के बीच बहस बढ़ गई, जिसके बाद पत्नी ने तेज धारदार हथियार से पति पर हमला कर दिया और सोनीपत से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर में युवक का शव मिलने के बाद कोहराम मचा हुआ है। तो पुलिस ने पत्नी पर आरोप लगाया है, हत्या का आरोप पत्नी पर लगा है, क्योंकि काफी लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कल देर रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अब ऐसे में पत्नी को पुलिस हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करेगी। लेकिन इस हत्याकांड के बाद ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। का आपस का झगड़ा था और जैसा कि अड़ोस पड़ोस से पता चला है, पहले भी इनका आपस में विवाद रहता था और इस व्यक्ति को अपना विवाद के चलते ही इस महिला ने अपना अलग अलग चीज़ से, ईंट से भी और अपने लात मुक्कों से और भी कुछ चीज़ें पास में रिकवर हुई हैं जो ब्लड से स्टेन्ड है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भी इसने उस पर असाल्ट करके और इसकी हत्या की है और मौके पे अभी बयान वगैरह दर्ज करके और प्रबंधक थाना और उसकी टीम कार्रवाई करेगी
और अभी इसके अभिभावक बुलाए गए हैं, तो जैसी कंप्लेंट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम सर कोई घरेलू क्लेश या कुछ? हाँ, घरेलू वगैरह क्लेश अभी तो यही चीज़ सामने आई है, बाकी परिजन जो कंप्लेंट देते हैं उसमें और चीज़ खुल के सामने आएगी। तो सोनीपत से पूरा मामला सामने आया है, जहां लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, पति और पत्नी के बीच। अब पति की हत्या कर दी गई है। क्या हत्या महिला ने की है, पत्नी ने की है, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है।